मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर्स, हिंदी में हम कहते हैं संश्लेषित बहुलक, के बारे में बताऊंगी। जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनमें कई यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी की संरचना काफ़ी बड़ी होती है और उनका अणुभार भी काफ़ी अधिक होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी की संरचना काफ़ी बड़ी होती है, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स या वृहद अणु कहते हैं। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनकी की जटिल संरचना वाले विशाल अणु हैं, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विटामिन B12 या क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनकी की स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी है। कुछ यौगिक इस प्रकार के होते हैं जो कि सामान्य और सरल संरचना वाली कई इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, और इन यौगिकों को हम कहते हैं पॉलीमर। इस तरह से जो पॉलीमर है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पॉली का मतलब है एक से अधिक, और मेरोस का मतलब होता है भाग या इकाई, या हम कह सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं कि समान अथवा भिन्न संरचना वाले सरल एवं कम अणुभार वाले अणु आपस में मिलकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं, और ये अभिक्रिया पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहलाती है। वह छोटी संरचनात्मक इकाई जिनसे मिलकर बहुलक का निर्माण होता है मोनोमर कहलाती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं एकलक कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीप्रोपीन बनाने के लिए जो मोनोमर है वह है प्रोपीन। प्रोपीन के कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर पॉलीप्रोपीन बनाते हैं जो कि एक पॉलीमर है। तो किसी पॉलीमर में उपस्थित एकलक इकाइयों यानी मोनोमर इकाइयों की जो संख्या n है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। हिंदी में हम कहते हैं बहुलीकरण की मात्रा। वह इकाई जो कि बहुलक में बार बार आती है, उस बार बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है, उस इकाई को हम कहते हैं रिपीट यूनिट या पुनरावृत्त इकाई। अगर n का मान किसी बहुलक में 10 से 100 तक होता है, यानी जो मोनोमर यूनिट है उसकी संख्या 10 से 100 तक होती है, तो उस बहुलक को हम कहते हैं ओलिगोमर। और अगर मोनोमर यूनिट का मान 100 से अधिक होता है तो हम उसको कहते हैं हाई पॉलीमर। पॉलीमर का नामकरण करने के लिए हमें जो मोनोमर यूनिट होती है उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं पॉली। तो जैसे मान लीजिए एथिलीन का पॉलीमर बनता है, तो एथिलीन के पॉलीमर में हम पॉली एथिलीन से पहले लगा देंगे तो बन जाएगा पॉली एथिलीन। अब देखते हैं कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होते हैं। वे बहुलक जिनमें कि एकलक इकाइयाँ समान हैं, यानी मोनोमर यूनिट सेम है, एक जैसी हैं, तो हम उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। जैसे कि पॉलीएथिलीन जो बना है वो कई सारे एथिलीन मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से बना है। तो पॉलीएथिलीन में जो मोनोमर यूनिट है वो एथिलीन है, तो सारी एथिलीन सेम है, और हम यह कह सकते हैं कि जो पॉलीइथिलीन है वो होमोपॉलीमर है। इसी प्रकार से पॉलीविनाइल क्लोराइड ये कई सारी वाइनिल क्लोराइड यूनिट के मिलने से बना है, तो ये भी एक होमोपॉलीमर है। दूसरा होता है कोपॉलीमर। वे पॉलीमर जिनमें कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की मोनोमर होते हैं, एकलक इकाइयाँ होती हैं, उन्हें हम कोपॉलीमर कहते हैं। जैसे नाइलॉन 66 ये बना है हेक्सामेथिलीन डायमीन व एडिपिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। इनके कॉम्बिनेशन से नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। इसी तरह से टेरिलीन है वो 1,2 इथेन डायोल और टरथैलिक एसिड का बहुलक है। तो इसमें ये जो इकाइयाँ हैं वो डिफरेंट है, दोनों इकाइयाँ डिफरेंट हैं, इसलिए हम टेरिलीन को, नाइलॉन 6 को हम कहते हैं कोपॉलीमर। बहुलकों का क्लासिफिकेशन हम विभिन्न आधार पर कर सकते हैं। बहुलकों का जो वर्गीकरण है वो हम
उनके स्रोत के आधार पर कर सकते हैं, उनके संरचना के आधार पर कर सकते हैं, उनके संश्लेषण के आधार पर करते हैं और बहुलक श्रृंखला वृद्धि के आधार पर करते हैं, आणविक बलों के आधार पर कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्रोत के आधार पर पॉलीमर्स को किस तरह से विभाजित किया गया है। स्रोत के आधार पर पॉलीमर्स को दो भागों में विभाजित किया है, एक है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक हैं जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेल्यूलोज जो कि बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है और पेड़ों से प्राप्त होता है, स्टार्च जो कि अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है और गेहूं चावल आदि से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। तो जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर, वे पॉलीमर जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, जैसे पॉलीथिलीन जो कि एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है, पीवीसी जो कि वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। तो ये कहलाते हैं पीवीसी, पॉलीएथिलीन, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, ये कहलाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। संरचना के आधार पर हम पॉलीमर को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है रेखीय बहुलक, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलीमर। जब रेखीय बहुलक में कई जो मोनोमर इकाइयां हैं आपस में सीधी जुड़ जाती हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं और ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित हो जाती हैं। इनके अणुओं के मध्य प्रबल बंध होते हैं, इनके गलनांक, घनत्व और तनन सामर्थ्य का मान उच्च होता है। एग्जाम नायलॉन, पॉलिस्टर, यहाँ ये देखिए किस तरह से सीधी श्रृंखला बन गई और ये श्रृंखलाएं पास पास व्यवस्थित हो गई हैं, तो ये कहलाते हैं लीनियर पॉलीमर। दूसरा प्रकार है शाखित बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। इन बहुलकों में एक मुख्य श्रृंखला होती है, यह मुख्य श्रृंखला है, यहाँ पर ये देखिए ये मुख्य श्रृंखला है और इससे कुछ अनियमित शाखाएं यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। इनमें जो बंध है वो कम प्रबल होता है, गलनांक, घनत्व व तनन सामर्थ्य का मान भी कम होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन। थर्ड जो टाइप है वो है त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक, इंग्लिश में कहते हैं हम 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इन इकाइयों में मोनोमर की दीर्घ श्रृंखलाएं 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक द्वारा आपस में जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं और इस तरह से ये देखें यहाँ पर एक जाल का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में जुड़ जाती हैं कई श्रृंखलाएं और एक त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक का निर्माण करती हैं। इनमें जो बंध है वो प्रबल बंध पाया जाता है, ये कठोर होते हैं और दृढ़ भंगुर होते हैं, ये पिघलते नहीं हैं और अधिक गर्म करने पर जलने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। संश्लेषण के आधार पर जो बहुलक है उनको हमने दो में विभाजित किया है, एक है योगात्मक बहुलक, दूसरा है संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक वे बहुलक हैं जिनमें एक से अधिक असंतृप्त अणु आपस में जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इनमें जो बहुलक का मूलानुपाती सूत्र है वो एकलक के मूलानुपाती सूत्र के समान होता है और बहुलक का जो अणुभार है वो मोनोमर के अणुभार का ही कोई सरल गुणक होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीएथिलीन और पॉलीस्टायरीन। दूसरा जो टाइप है वो है संघनन पॉलीमर। जब मोनोमर के 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़कर संघनन बहुलक बनाते हैं, संघनित हो जाते हैं और संघनन बहुलक बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं संघनन बहुलक। इस प्रक्रिया में एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर का मॉलिक्यूल अथवा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का या HCl का मॉलिक्यूल उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है और पॉलीमर का निर्माण होता है। इनमें जो पॉलीमर का अणुभार है वो मोनोमर के अणुभार का सरल गुणक नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसके एग्जाम्पल है नाइलॉन 66 जो कि हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है, पॉलिएस्टर एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड से मिलकर बनता है, तो ये कहलाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर।
चौथे प्रकार से हम जो बहुलक का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, श्रृंखला वृद्धि के आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो श्रृंखला वृद्धि के आधार पर इनको दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है श्रृंखला वृद्धि बहुलक चेन ग्रोथ पॉलीमर, जब मोनोमर यूनिट योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा श्रृंखला में वृद्धि कर बहुलक का निर्माण करती है तो प्राप्त बहुलक श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहलाता है। यह इस प्रक्रिया में फ्री रेडिकल्स कार्बोकेटायन कार्बन आयन एज ए इंटरमीडिएट के रूप में भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिलीन आपस में मिलकर पॉलीएथिलीन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो परऑक्साइड है उससे परऑक्सी फ्री रेडिकल प्राप्त होता है और ये परऑक्सी फ्री रेडिकल टूटकर एल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है। एल्काइल फ्री रेडिकल एथिलीन के साथ जुड़कर एक मोनोमर मुक्त मूलक बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। ये जो फ्री रेडिकल है ये दूसरे मॉलिक्यूल एथिलीन के साथ जुड़कर एक दिलक या डायमर फ्री रेडिकल बनाता है। ये डायमर फ्री रेडिकल तीसरे मॉलिक्यूल या n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एथिलीन के साथ जुड़ जाते हैं इसमें और जुड़कर पॉली एथिलीन का निर्माण करते हैं। n का मतलब 2 से अधिक मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हुए हैं और एथिलीन के और जुड़कर यहाँ पर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, हिंदी में कहते हैं पद वृद्धि बहुलक। 2 मोनोमर यूनिट के संघनन से प्राप्त उत्पादों की पुनरावृत्ति से इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2, NH3, HCl, ROH के अणु बाहर निकलते हैं। ROH यानी अल्कोहल के अणु बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट का बनाना। यहाँ पे देखिए किस तरह से बनता है। यहाँ पर एक मोनोमर है AX और दूसरा मोनोमर है BY। तो ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं डायमर AB और एक बाय प्रोडक्ट के रूप में जो बाहर निकलता है वो XY बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। अब ये जो डायमर है जो दूसरे डायमर के साथ लिंक होगा और ये बना लेगा इस तरह से, ये जो यौगिक बना लेगा और ये फिर यौगिक अगले जो यौगिक बना है जो डायमर दिलक बना है उसके साथ रिएक्शन करेगा और ये ट्राइमर बना लेगा। इस तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स AB के आपस में जुड़ते जाएंगे और जुड़कर बना लेंगे पॉलीमर। आणविक बलों के आधार पर भी हम इनको पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको आणविक बलों के आधार पर 4 में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट उसका टाइप है ताप प्लास्टिक बहुलक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। वे पॉलीमर जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और उन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। ठंडा करने पर ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इन पॉलीमर में यह जो गर्म और ठंडे करने का जो प्रोसेस है वो कई बार दोहराया जा सकता है। ये लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथिलीन है, PVC है, टेफ्लॉन है, ये सभी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो पॉलीमर है वह ताप दृढ़ बहुलक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। वे पॉलीमर जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं या हम इनको कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इन बहुलकों को गर्म करने पर दोबारा नरम अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब इनको हम गर्म करते हैं तो इनमें जो श्रृंखला है वो 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड विन्यास में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी से इनमें मजबूत सहसंयोजक बंध होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेकेलाइट, मेलामाइन ये ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। थर्ड टाइप का जो पॉलीमर है वो है इलास्टोमर। वे बहुलक जो रबड़ के समान प्रत्यास्थता प्रदर्शित करते हैं अर्थात खींचने पर शीघ्र ही लंबाई से 3 गुना खिंच जाते हैं और जैसे ही हम तनाव हटाते हैं वापस पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई में आ जाते हैं। ये इनकी जो संरचना कुंडली आकार की होती है, जब इनको हम खींचते हैं तो इनकी कुंडली खुल जाती है और जब इन पे से स्ट्रेस हटाते हैं, खिंचाव हटाते हैं तो वापस ये कुंडली के आकार में हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है कृत्रिम रबड़, प्राकृतिक रबड़।
जो फोर्थ टाइप है वो है फाइबर रेशे। वे बहुलक जिनकी दो श्रृंखलाओं के मध्य अंतर आणविक बल हाइड्रोजन बंध अथवा डायपोल डायपोल आकर्षण बंध पाया जाता है, तो ये कहलाते हैं रेशे कहलाते हैं। इनमें तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक श्रृंखला ये है और दूसरी श्रृंखला ये है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध है, तो श्रृंखलाओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है। ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस तरह से जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में ये हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है। और ये एक फाइबर का एग्जाम्पल है, रेशे का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि बहुलक क्या होते हैं और बहुलकों को किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। धन्यवाद।